Okay, guys, so in the last lesson, we had looked at judiciary and how judiciary functions in India, and now today's session we are going to start with understanding of laws. Okay, law की समझ, मतलब इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो है लॉ बनाए जाते हैं, ओके किस तरह से नए लॉ जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं, फिर किस तरह से लॉ अगर बनेगा तो ज़रूरी नहीं है कि लॉ जो बनेगा वो सबको मान ही लिया जाएगा, लॉ लोग ब्रेक भी करते हैं, राइट। तो फिर और उसके बाद कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज, ऐसे लॉज जो कि लोगों ने जो ऐसे कानून जिसको कि लोगों ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसे लॉज जो कि अनपॉपुलर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं। ओके, तो पहले कि हिस्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया, कि इंडिया में कानून बनाने का इतिहास क्या रहा है। तो लॉ मेकिंग जो है, हिस्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इट कैन बी ट्रेस्ड टू एंशियंट टाइम्स। ये प्राचीन समय में ही जो है, प्राचीन समय से ही आप इसका जो है उदाहरण देख सकते हैं। हाउएवर इन एंशियंट टाइम्स देयर वर सेवरल किंगडम्स इन इंडिया एंड ईच टेंडेड टू फॉलो इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। प्राचीन समय में अगर बात करो तो इंडिया में बहुत सारे जो थे राज्य थे, बहुत सारे किंगडम्स थे, और हर एक राज्य जो था वो अपना खुद का ही अपने खुद के ही रूल के सेट को जो है फॉलो करते थे। सो दीज रूल्स वर दस नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द नेशन। तो इस तरह से ये कानून जो थे वो पूरे देश में, कह सकते हो पूरे इंडिया में जो है एक जैसे नहीं थे। अब अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, okay, which necessitated that the country be brought under a common law। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म, मतलब एक समान जैसा जो है समान एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक जैसा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे देश में लागू किया गया, और इसके लिए ये आवश्यक हो गया कि पूरा देश जो है वो एक कॉमन लॉ के अंदर लाया जाए, एक समान कानून के अंदर लाया जाए। So the British are often credited with introducing the rule of law in India। ओके, ब्रिटिश जो है अक्सर उनको जो है इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जो है इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया। ओके, हाउएवर द हिस्टोरियंस हैव रिफ्यूटेड मतलब इस चीज़ को जो है खारिज किया है, इस दावे को या इस आइडिया को कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में पहली बार रूल ऑफ लॉ लेके आए। तो हिस्टोरियंस ने जो है इस दावे को दो आधार पर जो है, टू ग्राउंड्स पर जो है उन्होंने इसको खारिज किया है। वन, दैट द कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्रेरी एंड अप्लाइड डिफरेंट लॉज फॉर द इंडियंस एंड द ब्रिटिश। पहला ये कि कॉलोनियल कानून जो था वो आर्बिट्रेरी था, मतलब फिक्स्ड नहीं था, यूनिवर्सल नहीं था, है ना, आर्बिट्रेरी था, ठीक है, और ये जो है इंडियन और ब्रिटिश दोनों के लिए अलग अलग कानून लागू करता था। सेकेंड, द इंडियन नेशनलिस्ट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपैंडिंग द लीगल स्फीयर इन इंडिया। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, भारतीय राष्ट्रवादी सब जो थे, उन्होंने ब्रिटिश पीरियड के दरमियान में भी जो है इंडिया में लीगल स्फीयर को, कानून के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया। तो मतलब इसमें सिर्फ ब्रिटिश जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इंडियन नेशनलिस्ट्स का भी इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि किस तरह से पूरे इंडिया में जो है लीगल स्फीयर जो है वो एक्सपैंड हो, उसका विस्तार हो। Indian nationalists, through their protests and criticism, helped to bring into force laws that included the ideas of justice। Okay? देखो, लॉ अलग चीज़ है, लेकिन जस्ट लॉ, न्याय पर आधारित कानून, ये दोनों अलग चीज़ है। ओके, मतलब मान लो कि अगर ये कानून कल के डेट में बन जाए कि एक पर्टिकुलर स्किन कलर के आदमी जो होंगे उनको कल से सड़क पे चलने का अधिकार नहीं है, उनको चलना है तो सड़क के नीचे उतर के चले, तो लॉ तो बन गया वो, लेकिन क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लॉ सही है? नहीं, ये लॉ सही नहीं है, ये अनजस्ट लॉ है, राइट। तो इसलिए जो है इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा, आलोचना के द्वारा, उन्होंने ऐसे कानून को लागू करवाया जो कि जस्टिस के आइडियाज़ पर आधारित था, न्याय के आइडियाज़ पर आधारित था। अ नंबर ऑफ नेशनलिस्ट वर देमसेल्व्स लॉयर। बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे वो लॉयर्स थे खुद। As a result, they started using the laws to defend the legal rights of Indians। और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है कानून का यूज करना शुरू किया भारतीयों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, उनकी रक्षा करने के लिए। Indian judges and their decisions also gradually came to be accepted in the colonial courts। जो भारतीय जज थे और उनके जो निर्णय हुआ करते थे वो भी धीरे धीरे, तो शुरू से ही नहीं, धीरे धीरे जो है ये डिसीजंस भी जो थे वो कॉलोनियल कोर्ट में, मतलब अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो कोर्ट थे उसमें वो एक्सेप्ट किए जाने लगे। दस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन डिफरेंट वेज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इस तरह से इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था,
ठीक है, विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से इन्होंने जो है इंडिया में कानून के राज्य को डेवलप होने में, कानून के राज्य को इंडिया में डेवलप होने में जो है मदद किया। नाउ इन द हैंड्स ऑफ आवर नेशनलिस्ट लीडर्स द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। हमारे जो यही राष्ट्रवादी नेता सब थे, उन्हीं के हाथों जो है हमारे संविधान का ड्राफ्टिंग हुआ, हमारे संविधान की जो है रचना हुई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सारे लॉयर्स थे और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी लॉ की, उनकी जो कानून की समझ थी, इट हेल्प्ड अस क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने हमें एक संविधान का निर्माण करने में मदद किया, दैट बिकेम द फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर लॉज, जो कि भविष्य के सभी कानूनों के लिए फाउंडेशन बन गया, ठीक है ना, जड़ बन गया वो उसका। तो इंडिया में मतलब कि जो महात्मा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, इन लोगों ने जो संविधान, जिस तरह के संविधान की रचना की, वही जो है हमारे आज तक जितने भी कानून बने हैं उन सभी का फाउंडेशन वही संविधान जो है वो प्रोवाइड करता है। टुडे आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट पास सेवरल लॉज एवरी ईयर। आज के डेट में हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं पार्लियामेंट में, वो हर एक साल कई कानून पास करते हैं। दे ऑल्सो रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस टू मीट द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। वो जो है जो अभी के कानून हैं उसको भी रिवाइज करते रहते हैं, ताकि अभी के टाइम की जो ज़रूरतें हैं उसके आधार पर कानून जो है अपडेटेड रहे, उन ज़रूरतों को कानून जो है पूरा कर सके। अब यहाँ पर यह है कि मेकिंग न्यू लॉज, क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि नए लॉ जो हैं, हाउ डू द न्यू लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरह से ये नए कानून जो है वो अस्तित्व में आते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो वेल, द डिमांड फॉर न्यू लॉज कम्स फ्रॉम द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, जो नए कानून की जो डिमांड है, तो ये जो है समाज की ज़रूरतों से आती है। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी रेज द नीड फॉर ए लॉ। सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं वो कानून के ज़रूरत को जो है उठाते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर टू अंडरस्टैंड दीज नीड्स एंड प्रपोज न्यू लॉज दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो ऐसे में लेजिस्लेचर जो है, जो कि कानून बनाने वाला विंग है, ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसका ये काम हो जाता है कि वो इन ज़रूरतों को समझे और नए कानून प्रपोज करे जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Now, we will be understanding, like through the example of laws that were passed to improve the conditions of the workers employed in factories and industries across India. इसको हम समझ सकते हैं ना, जिस तरह से मान लो कि कुछ कानून पास किए गए थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके कंडीशन में सुधार के लिए। Now, the problems of unemployment and fewer avenues for employment had forced the laborers to accept employment even at very low wages. बेरोजगारी की जो समस्या थी, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी की जो समस्या थी और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सीमित मौके थे, इसकी वजह से मजदूर जो थे उनको बहुत ही कम मजदूरी पर भी जो है रोजगार स्वीकार करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो दिस मेंट दैट दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड लैक्ड एनी वेलफेयर मेजर्स। मतलब ये हुआ कि उनका शोषण हो रहा था और कोई जो है उनके भलाई के लिए कोई जो है सुविधा नहीं थी। इट वॉज टू एड्रेस दिस इश्यू दैट न्यू लॉज वर इनेक्टेड बोथ इन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो ये जो ज़रूरत थी, ये जो इश्यू था, मुद्दा था, इसको एड्रेस करने के लिए, इसको जो इसका समाधान ढूंढने के लिए जो है नए कानून बनाए गए थे, इनेक्ट किए गए थे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। सो लेट्स हैव ए लुक एट देम। पहला रेगुलेटिंग वेजेस, किस तरह से जो है वेजेस को रेगुलेट किया गया। तो मिनिमम वेजेस फिक्सेशन का जो इश्यू था, न्यूनतम मजदूरी की दर को फिक्स करने का जो मुद्दा था, इट गेन्स इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। ये इंडिया जैसी कंट्री में तो काफ़ी इंपॉर्टेंस ये प्राप्त करता है, बिकॉज like millions of people are employed in various sectors with no collective bargaining power। क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जहां उनके पास जो है कोई कलेक्टिव जो है बार्गेनिंग पावर नहीं है, उनके पास जो है मोल मोलाई करने का पावर नहीं है कि मेरी मजदूरी इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। तो ऐसे में जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस फर्स्ट इमर्ज्ड विद रेफरेंस टू द रिम्यूनरेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज वेयर दे वर पेड लेस देन सिमिलर टाइप ऑफ लेबर इन अदर इंडस्ट्रीज। तो ऐसे में मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट था, ये पहली बार इसका उद्भव जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि इंडियन वर्कर जो थे, भारतीय वर्कर जो ऐसी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयड थे जहाँ पर उनको कम सैलरी मिलती थी और उसी टाइप के लेबर जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो इस रेफरेंस में जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है एक मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। तो पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936।
पहला एफर्ट था, कह सकते हो बिल्कुल शुरुआती एफर्ट था ये मिनिमम वेजेस फिक्स करने का। तो ये जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपको दिख सकता है। इसके मेन प्रोविजंस क्या थे? It regulates the payment of wages not later than the 7th day of the last day of the wage paid period of factories employing less than 100 employees and 10th day for factories exceeding 1000 employees। ये जो है मजदूरी के पेमेंट को रेगुलेट करता है कि जो लास्ट जो वेज पीरियड का मजदूरी का, अगर मान लो कि 1 तारीख से 1 तारीख का अगर चलता है महीना, तो वेज पीरियड का जो लास्ट डे है उसके 7 दिन के अंदर जो है फैक्ट्रीज़ को सैलरी देनी पड़ेगी। इन केस अगर उनके पास 1000 एम्प्लॉइज से कम है, और 10वें दिन तक में उनको सैलरी देनी पड़ेगी अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। ओके, वेजेज आर टू बी पेड इन कैश इन करेंट करेंसी विद इन द वर्किंग आवर्स। वेजेज जो हैं वो कैश में, जो भी करेंसी चल रही होगी उसके कैश में जो है और वर्किंग आवर्स में देने होंगे। ओनली ऑथराइज डिडक्शंस कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्नड वेजेज। जो मजदूरी कमाई गई है उसमें से सिर्फ ऑथराइज्ड ही कटौती आप कर सकते हैं। Workers are to be issued wage slips giving all the details of their earned wages along with the wages paid। वर्कर्स को जो है आपको वेजेस का स्लिप देना पड़ेगा जिसमें कि सारा डिटेल देना पड़ेगा, कितना वेजेस उन्होंने, कितनी मजदूरी उन्होंने कमाई है और कितनी मजदूरी उनको दी गई है। फाइन्स कैन बी इम्पोज्ड एज पर द रूल्स स्पेसिफाइड। फाइन जो है वो लगाया जा सकता है स्पेसिफाइड रूल के मुताबिक। उसके बाद फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ओके, तो ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का जो इनेक्टमेंट है, इसका लागू होना जो है, इट प्रूव टू बी अ लैंडमार्क इन द लेबर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत के मजदूर इतिहास का जो है एक लैंडमार्क मोमेंट था। ठीक है, द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इंक्लूडेड दिस। इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे? पहला बात, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर नोटिफाइड शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, एक जो है स्केड्यूल बना दिया गया एम्प्लॉयमेंट का, जॉब के टाइप का, और उसके आधार पर जो है मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया गया था, जिसमें कि 45 स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्नाइज किए गए थे सेंटर में। ठीक है, और 1222 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज किए गए थे। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी सर्विसेज, ये दोनों जो थे वो दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के स्केड्यूल में आ गए थे। द गवर्नमेंट could fix minimum wages for work done in a certain period। सरकार जो है वो मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है, एक सर्टेन पीरियड में जो काम किया गया है उसके लिए वो मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है। इट कुड ऑल्सो फिक्स मिनिमम remuneration given to workers who work according to the number of pieces they make, especially in the handicraft sector। सरकार जो है वो मिनिमम रिम्यूनरेशन जो है वो वर्कर्स के लिए वो फिक्स कर सकती है पीस वाइज भी। जहाँ पर मान लो कि खास करके जैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सब, जहाँ पर पीस वाइज पेमेंट होता है, तो वहाँ पर वो पीस के आधार पर भी मिनिमम जो है पेमेंट, मिनिमम रिम्यूनरेशन जो है वो फिक्स कर सकती है। मिनिमम वेजेस कवर्ड ऑल वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड स्मॉल स्केल सेक्टर्स इंक्लूडिंग फार्म लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, पीपल वर्किंग इन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मिनिमम वेजेस के अंदर जो है सारे वर्कर्स आ गए जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करते हैं, या फिर स्मॉल स्केल सेक्टर्स जिसमें कि फार्म लेबरर आ गए, आपके लैंडलेस जो लेबरर्स हैं, भूमिहीन जो मजदूर हैं वो आ गए, फैक्ट्री वर्कर, और फिर लोग जो घरेलू उद्योग में, गृह उद्योग में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर। बहुत लोग कह सकते हो कि वाइडली इनकम्पासिंग रेंज था इस मिनिमम वेजेस का। The aid laid down definitions of certain terms in order to help people understand and interpret this correctly। कानून ने जो है कुछ डेफिनेशंस भी, सर्टेन टर्म्स से कुछ डेफिनेशंस भी दिए ताकि लोग जो है वो आसानी से जो है समझ सके, सही तरीके से समझ सकें इस एक्ट को। ठीक है, वेजेज मेंट ऑल रिम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वेजेज का मतलब हो गया सारा वो सैलरी या सारा पेमेंट जो कि रुपये के टर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, पेएबल टू ए पर्सन हु फुलफिल्स द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि उस आदमी को पे किया जाना है जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल किया है। फिर एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया। ये ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी ना कि जो विमेन वर्कर्स जो हैं उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इसलिए जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पास किया गया था, जो कि महिला कर्मचारियों को जो है बेनिफिट पहुंचाता है जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं। ऑफ कोर्स ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, उनमें जो काम करती हैं महिलाएं, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें क्या था, 12 वीक्स ऑफ पेड हॉलीडे बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ वॉज मेड मैंडेटरी। 12 हफ्ते का पेड हॉलीडे चाइल्ड बर्थ के पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद ये जो है मैंडेटरी कर दिया गया था।
Any woman worker who had worked for minimum of 80 days in a factory is eligible to claim the benefit under the act by her employer. कोई भी महिला वर्कर जिसने कि कम से कम 80 दिन एक फैक्ट्री में काम कर लिया है तो वो जो है इस एक्ट का बेनिफिट उठाने के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है, योग्य है. वुमेन वर्कर्स आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परफॉर्मिंग हैजार्डस जॉब्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. महिला कर्मी जो होंगे, महिला जो वर्कर होंगे, वो जो है खतरनाक काम, रिस्की काम जो है प्रेगनेंसी पीरियड के दरमियान नहीं कर सकते हैं. हैजार्डस मतलब खतरनाक कह सकते हो, जिसमें कि रिस्क हो, ठीक है. फिर जो है जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज इज़ द एपिलेट अथॉरिटी अंडर द एक्ट फॉर एनी इश्यूज अराइजिंग इन दिस मैटर. जो चीफ इंस्पेक्टर है फैक्ट्रीज का वो एपिलेट अथॉरिटी है, मतलब वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं अगर इस मुद्दे पर कोई भी जो है अगर इस मैटर में जो है कोई भी इशू पैदा होता है. फिर वेज कोड 2019, ये फर्दर अटेम्प्ट था लेबरर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने का और लेबर लॉज को रिफॉर्म करने का, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था अगस्त 2019 में द कोड ऑन वेजेस 2019 और द वेज एक्ट. जिसने कि क्या किया कि जो पहले वाले जो 4 लॉ थे, चारों कानून थे, उन सभी के प्रोविजंस को जो है, उन सभी के प्रावधानों को जो है कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक कोड के अंदर. तो जो 4 लेबर लॉज थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, ये सब जो है ख़त्म हो गए इस कोड के इनेक्टमेंट के बाद. इस कोड का एम है कि यूनिवर्सल प्रोविजंस किए जाए मिनिमम वेजेस के लिए और टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए कंट्री के अंदर वर्कर्स को. तो ये जो रेगुलेशन ऑफ वेजेस थ्रू लॉ जो है, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कि लोगों की ज़रूरत जो है वो जो है लेजिस्लेशन या कानून के तौर पर जो है प्रकट हुई है. और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेयर द डिमांड्स ऑफ द पीपल हैव फाउंड एन एक्सप्रेशन एज अ लॉ, जहाँ पर लोगों की ज़रूरतों ने जो है कानून के रूप में अभिव्यक्ति पाई है. जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई, और इसकी जिसकी वजह से क्यों हुई है, तो यूनियन कार्बाइड प्लांट था भोपाल में, तो उसमें जो है पॉइजनस गैस का लीकेज हो गया. नाउ स्पीयर हेडेड द मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया. ओके, तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 की, इसने जो है एक मूवमेंट की शुरुआत कर दी, एक आंदोलन की शुरुआत कर दी इंडिया में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए. द एक्सीडेंट एट दिस प्लांट रिजल्टेड इन इमेंस लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्रिपल्ड मैनी एंड अफेक्टेड द फ्यूचर जनरेशंस. इस प्लांट में जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मरे, बहुत सारे जो थे वो विकलांग हो गए, और फ्यूचर जनरेशंस पर भी इसका असर पड़ा. काफ़ी दिनों तक वहाँ पर लोग जो है विकलांगता के साथ, कई तरह की शारीरिक समस्या के साथ पैदा होते रहे. जो टॉक्सिक केमिकल जो एमिट हुआ था, रिलीज हुआ था इन्वायरमेंट में, इसने जो है काफ़ी ज़बरदस्त डैमेज किया इन्वायरमेंट का, और साथ साथ वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को भी जो है अफेक्ट किया. ओके, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट्स वगैरह थे और लोग जो थे, उनका जो प्रेशर था, इसने जो है गवर्नमेंट को फोर्स किया, कह सकते हो, लेट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. इसने गवर्नमेंट को जो है नए कानून, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए नए कानून बनाने के लिए जो है प्रेरित किया, या कह सकते हो मजबूर किया. इन 1986 द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड. 1986 में जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था. The act relates to the protection and improvement of human environment as well as the prevention of hazards to humans and other living creatures. ये एक्ट जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन और ह्यूमन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट की बात करता है. साथ ही साथ जो है इंसानों और जो बाकी सजीव हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वहाँ के, उन सभी के जो है उन सभी के खतरों को, उन सभी को के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को भी जो है प्रिवेंट करने का प्रोविज़न करता है, उन सभी के खतरों को भी जो है रोकने का प्रोविज़न करता है. However, the thing is that just making the laws does not mean that the task of people's welfare has been achieved. सिर्फ कानून बनाना जो है, इसका कानून बनाने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के जो वेलफेयर का जो टास्क है वो पूरा हो चुका है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू एंश्योर दैट द लॉज आर अपहेल्ड एंड इन्फोर्स्ड. इसके साथ साथ जो है ये भी ज़रूरत पड़ती है कि लगातार जो है उसकी निगरानी हो सके, कांस्टेंट उसकी मॉनिटरिंग हो सके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए कि कानून जो है वो लागू हो रहा है, ये जो कानून जो है वो सुरक्षित है और लागू हो रहा है. So well, let us take a pause here, just go through this section that we have covered so far and try to understand it as well as you can. और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉज एंड डिसेंट की. ओके, किस तरह से जो है कानून जो है उसके साथ विरोध भी होता है, और फिर कुछ अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में बात करेंगे. वेल देन, हैव फन अंटिल देन, बाय बाय.